हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न फ्रॉम अभिषेक चैनल। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक या जो भी एक्सरसाइज मैंने कराई है, जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। होल नंबर पे फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है उसके बारे में हम जानेंगे। अब फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जिसके बेस पे अर्थमेटिक सॉल्व की जाती है। चाहे आप प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो। और ये चारों जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। इनके बारे में आप ऑपरेटर हैं, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी है, बेसिक कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। अब मैंने बताया था होल नंबर होता क्या है। इफ बी इंक्लूड जीरो इन द नेचुरल नंबर वी गेट होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 जाता है पूरा आगे तक, उसी में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा हो गया वो होल नंबर। तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब बच्चों को आता ही होगा। इसके बाद कुछ बेसिक लॉज हैं, जैसे क्लोजर लॉ है। क्लोजर लॉ कहता है कि अगर हम दो होल नंबर को प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। जैसे हम मान लीजिए 2 + 3 करते हैं या 2 + 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया? 6 आया। 2 + 2 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है। तो दो होल नंबर को प्लस करने पे या मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आता है वो भी होल नंबर आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमको यही बताता है। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को 4 से कर लीजिए, 8 आएगा। तो हमारे ये दोनों होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आप दो होल नंबर को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी होल नंबर ही आएगा। इसके बाद है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि हमको जो है आगे या पीछे, मतलब नंबर आगे हो जाए या पीछे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम 4 में 6 को प्लस करें, चाहे 6 में 4 को प्लस करें, आंसर हमारा क्या आएगा? 10 ही आएगा। चाहे आप 2 में 4 प्लस कर लें तब भी 6 आएगा, चाहे 4 में 2 प्लस कर लें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। सेम केस हमारा मल्टीप्लाई में भी जाता है। चाहे आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा क्या आएगा? 8 ही आएगा। 4 × 2 8 या 2 × 4 8। तो मतलब इससे आपका आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है सेम आता है। 2 के टेबल को आप 4 बार पढ़ोगे तब भी 8 आएगा, 4 के टेबल को 2 बार पढ़ोगे तब भी 8 आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन द आंसर शुड बी सेम इफ द नंबर्स आर सेम। ठीक है, तो नंबर आपका मायने रखता है, ना कि उसकी पोजीशन मायने रखती है। नंबर सेम होना चाहिए, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो उसमें से हम पहले किन दो को सॉल्व कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तीनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या तीनों प्लस हो रहे हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा। समझा के करता हूं आपको। जैसे हमने लिखा 6 × 2 × 3, देख रहे हैं 6 × 2 × 3। अब इसमें मैं चाहे 6 × 2 को पहले प्लस कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं सॉरी, या 2 × 3 को कर लूं, आंसर हमारा सेम आएगा। करते हैं, या तो पहले 6 × 2 हो जाएगा तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। या तो पहले हम 6 को बाहर रखें और 2 × 3 को कर ले तब भी क्या आएगा? 6 और 2 3 जा 6, तब भी हमारा आंसर 36 आएगा। और प्लस में भी यही है, प्लस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप किन दो नंबर को पहले कर लें, वो अगर तीनों नंबर एक साथ ऐड होंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। देखिए, चाहे 4 + 1 + 3 है, अब 4 + 1 को एक साथ प्लस करके फिर आप 3 प्लस करेंगे तब भी 8 आएगा, और 3 + 1 को प्लस करके 4 करेंगे तब भी 8 आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि आप उन तीनों को प्लस करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किन दो नंबर को एक साथ प्लस कर रहे हैं, तीनों को अगर प्लस करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। ये सब बेसिक लॉज है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर 4 × 3 + 2 है तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर जो है वो सही आएगा। मतलब 4 को एक बार 3 से करिए और 4 को एक बार 2 से करिए, उसके बाद उसको प्लस कर दीजिए, तो हमारा नंबर का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चाहे आप 4 को 3 से करिए 12 और 4 को 2 से करेंगे 8, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 12 + 8 20। ये देखिए 4 + 3 + 4 × 2, तो 12 + 8, ये हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया।
या तो दोनों को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 + 2 5, 5 4 जा 20, तो हमारा आंसर तब भी 20 आएगा। तो दीज आर बेसिक लॉ, these are basic laws of the fundament on which fundamental operations of whole number are based. These are closure law, commutative law, associative law and distributive law. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब जीरो का क्या महत्व है, जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है। जीरो का इंपॉर्टेंस जो है अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग, जैसे हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास ए है, ए में अगर हम जीरो को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ए में अगर हम जीरो को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। और ए में से अगर कोई नंबर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर तब भी आएगा। मतलब प्लस और माइनस में फर्क नहीं पड़ता, जीरो है कि नहीं है, आपका नंबर वही आएगा, चाहे वहां पर 1 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10,000, अगर आप उसमें जीरो प्लस कर रहे हैं तो वही आएगा, और माइनस कर रहे हैं तब भी वही आएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन केस में ए को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आएगा। किसी भी नंबर को अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर हमेशा जीरो आता है। चाहे आप 10 को करिए, चाहे 10,000 को करिए, चाहे 10 लाख को करिए, अगर जीरो मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर जीरो आ गया। उसके बाद है अगर हम किस जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर तब भी जीरो आएगा। जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन किसी नंबर को जीरो से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एरर आ जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करने पर क्या होता है, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पे क्या होता है, इसकी अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कारण है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यही हमको कहती है कि किसी नंबर में जीरो जोड़ने और घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा और भाग करने पर वो जीरो हो जाता है। तो ये बेसिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों इसमें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको एक बार इसको रिवीजन भी करा दे रहा हूं। डिविजिबिलिटी के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर पूरी एक वीडियो विस्तार से वीडियो मिलेगी। लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट नंबर। तो पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाय 2 का एक ही कंडीशन है, यूनिट डिजिट हमारी इवन नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, यूनिट डिजिट शुड बी इवन और जीरो, दो चीजें हैं, या तो इवन नंबर हो या तो जीरो हो। अगर हमारी यूनिट डिजिट इवन नंबर है और जीरो है तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगली बात 3 की। 3 का क्या होता है, 3 का बच्चों जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट का आप टोटल करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 इफ the sum of all the digits of a number are divisible by 3 then whole number is divisible by 3। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे पास एक नंबर है 4 1 2 3, ये नंबर है। अब इसमें 4 डिजिट है, इन चारों को टोटल करिए आप। 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10, हमारा आया 10। क्या बच्चों 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 10 अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग, ये नंबर है 5253, इसको भी टोटल करिए। 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15। तो 15 जो है हमारा 3 के टेबल में आता है, 3 5 या 15, तो दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगला देखते हैं हम 4 का क्या है,
4 हमारा कहता है, 4 का जो रूल है वो ये कहता है कि इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये नंबर है 644, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 44 है, 44 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 4 जा 44, तो इसका मतलब पूरा नंबर हमारा 44 से डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं। अब देखिए यहां पर लास्ट का 2 नंबर क्या बन रहा है, 26। क्या 26 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता तो 4 से डिविजिबल नहीं है। ये सब बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन छोटी ही चीजें, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े मैटर करती हैं। अगर आपको नहीं आता उस समय तो तब आपको लगेगा अरे हमने पढ़ लिया होता, हमने उसको रिवाइज कर लिया होता, तो आज हम इतने बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें फंसा देती हैं। क्वेश्चन जो बड़े बनते हैं वो छोटी चीजों को लेके ही बनते हैं। अगर आपको छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बड़ा क्वेश्चन भी छोटा हो जाएगा आपके सामने। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के बाद है बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 5, जो कि एक ही बात कहता है कि यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट 0 और 5, यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 0 और 5 के अलावा 1 2 3 4 6 7 8 9 है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 6 की क्या कहानी है, 6 की कहानी भी हम देख लेते हैं। 6 में आपका 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। जो नंबर 2 और 3 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दोनों को 2 का भी करे और 3 का भी करे, अगर 2 और 3 का कर रहा है तो 6 का करेगा। अगर मान लीजिए 2 का कर रहा है 3 का नहीं कर रहा तो 6 का भी नहीं करेगा, 2 का नहीं कर रहा 3 का कर रहा है तब भी 6 का नहीं करेगा। दोनों का करना चाहिए, अगर दोनों का उसने कर लिया तो 6 का करेगा। 2 का क्या है, 2 का है कि इवन नंबर और 0, और 3 का क्या है, उसका सम जो है 3 के टेबल में आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगा तो 6 का भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है 8। 8 क्या कहता है, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट की 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट था, 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट। अगर तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे की बात सुनिए क्या कहता है, आगे हमारा है 9। 9 का क्या नियम है, 9 का नियम क्या है, देखिए 9 का नियम है कि अगर सारे नंबर का टोटल, वही 3 वाला है, सारे नंबर का टोटल 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत दूर का बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। 6 2 और 1, 6 2 1। अब बताइए 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा, तीनों को जोड़िए, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 जो है 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 6 जा 54, यहां बचा 8, 8 और 1 81, 9 8 जा 9 9 जा 81। एक नंबर हम ले लेते हैं ऐसे ही 6 1 2 5। अब इसका टोटल करिए, क्या आएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 2 9, 9 + 5 14। 14 का 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इजी है। इसके बाद 10 का सबसे इजी कंडीशन है। 10 की कंडीशन क्या बोलती है, 10 की कंडीशन, 10 के टेबल में लास्ट में हर नंबर में 0 आता है, तो अगर जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, चाहे 400 380 790, लेकिन 0 के अलावा अगर वंस के डिजिट पे कोई नंबर है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 की बात पे आ जाते हैं बच्चों। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एट इवन नंबर एंड ऑड नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 11। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 7634। अब यहां इवन नंबर प्लेस पे, मतलब जो जैसे ये है वंस 1 2 3 4, तो यहां और यहां ये 1 2 3, 1 और 3 क्या हो गया, ऑड नंबर, और 2 और 4 क्या हो गया, इवन नंबर। इनका डिफरेंस जो है 11 से अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो 6 + 4 क्या होगा, 10, और 7 + 3 क्या होगा, 10।
10 में से 10 गया 0, तो 0 और एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11। अगर 0 आता है और ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि क्या आया है? 0 आया है। इसको डिवाइड करते हैं, 11 6 जा 66 बचा 10, 11 9 जा 99 बचा 4 44, तो इसको क्या आएगा? 694। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है। तो ये बेसिक डिविजिबिलिटी जो आपके रूल है, ये यही सब है 2 से लेके 11 तक। इसको आप लोग यहां पर देखिए, ना समझ में आए तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने पूरी वीडियो उस पर 10 से 15 मिनट की वीडियो पूरी बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो देखिए क्या कहता है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हमारा वो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन के जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं जी। एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है डिविजर, तीसरा होता है कोशेंट, और चौथा होता है रिमाइंडर। समझिए समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन से। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया डिवीजन का, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए 13 का टेबल पढ़ना है और हमने क्वेश्चन लिया ये। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 13 का टेबल पढ़ना है, 13 4 जा 52, यहां बच्चों हमारा डिवीजन जो है ये खत्म हो गया। अब यहां देखिए 4 चीजें हैं हमारे पास, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। 4 कंपोनेंट है डिवीजन के। अब इन चारों कंपोनेंट के नाम क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा। ये बीच वाला जो होता है बच्चों, ये होता है डिविडेंड। ये बीच वाला जो है ये है डिविडेंड, जिसका टेबल हम पढ़ते हैं वो होता है डिविजर। ये है हमारा डिविडेंड, ये है हमारा डिविजर, और ये है हमारा कोशेंट। कोशेंट मतलब टेबल पढ़ने पर जो हमारा आंसर, जिसको हम आंसर कहते हैं, वो हमारा है कोशेंट, और रिमाइंडर है हमारा शेषफल। रिमाइंडर है हमारा शेषफल। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, मतलब इनके बीच में संबंध क्या होता है, उसको हम समझते हैं। संबंध क्या होता है आप समझ गए ना। चारों किसको किसको क्या कहते हैं? बीच वाला है डिविडेंड, जिसका टेबल हम पढ़ते हैं वो होता है डिविजर, जो हमारा आंसर आता है वो होता है कोशेंट, और जो नीचे बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है। अब इसका हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं, क्या इनका आपस में संबंध है, और कैसे अगर हमको इनमें से 3 चीजें, कोई भी 3 चीजें दी गई हैं, तो हम चौथी को कैसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वही क्या है वो। अब ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट, कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रिलेशनशिप है। अगर हम कोशेंट और डिविजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, तो हमारा डिविडेंड जो है वो आ जाएगा। डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब इसमें से हमको कोई भी 3 चीजें दी होंगी, कि चौथी को हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। 3 को उसकी जगह पर रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, चौथा हमारा आ जाएगा। अब यहां से आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो कोशेंट को इधर ले आए, डिविडेंड को उधर ले जाएं, रिमाइंडर को लेते आए, इन चारों का आपस में ही संबंध है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर डिविजर क्या होता है, डिविजर का क्या रिलेशनशिप है? देखिए डिविजर जो है यहां पर मल्टीप्लाई में है, डिविजर यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है ये कहां चला जाएगा? रिमाइंडर यहां आ जाएगा। रिमाइंडर प्लस में है ना, तो यहां रिमाइंडर यहां आ जाएगा। डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट।
ये किसकी वैल्यू आ गई? डिविजर की। मतलब डिविजर इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड। मतलब डिविडेंड मतलब जो बीच में था वो, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, जो हमारा नीचे शेषफल बचा था वो डिवाइड किससे करेंगे? जो हमारा आंसर आया था। तो हमारा क्या आ जाएगा? टेबल। जिसका टेबल हमको पढ़ना था वो आ जाएगा कि हमको किसका टेबल पढ़ना था। तो ये हमारा रिलेशन है बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन। इसके बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक जो है बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डिजिट के ऊपर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यूनिट डिजिट तो बहुत आसान है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो लास्ट की डिजिट आएगी वो यूनिट डिजिट होगी। हाँ बेटा सही बात है, लेकिन समय की बात है ना, हमको समय बचाना है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ आवर लाइफ। समय जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जिसने समय का सही सदुपयोग कर लिया उसने इस युद्ध को जीत लिया और अपने आप को इस काबिले तारीफ बना लिया कि वो जीवन में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। कैसे? समय का सदुपयोग करके। जो काम हम 10 मिनट में करेंगे, अगर अगला उस काम को 2 मिनट में कर लेगा तो वो आगे निकल जाएगा, हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो हमको आगे वाला बनना है कि हम उस काम को 2 मिनट में करें, ना कि हम उस काम को 10 मिनट में करें। तो यूनिट डिजिट निकालना है तो देखिए यूनिट डिजिट का क्या क्वेश्चन आता है। जैसे हमको बहुत बड़ा नंबर दे दिया उसने, ये दे दिया उसने, अब उसने बोल दिया भैया यूनिट डिजिट बताइए। तो ये तो वही बात हो गई, सर आता तो है हमको, बिल्कुल आता है, मैंने कहा बोला नहीं आता आपको, बिल्कुल आएगा। आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो, रोज 4 घंटे पढ़ते हो, क्यों नहीं आएगा। कम समय में इसे कैसे करेंगे? देखिए कम समय में क्या करना है आपको, सबके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। यहां है 3 इंटू 4 इंटू 8, 3 4 जा 12, 12 8 जा 96। तो 96 का 6, ये हमारा क्या आ गया? यूनिट डिजिट। कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड से 35 सेकंड का क्वेश्चन है, आपका टाइम बच जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा आंसर आएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा आंसर आएगा। 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करके अगला बच्चा आगे निकल जाएगा। तो हमको समय बचाना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, और इसके क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालूंगा। जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी टाइप क्वेश्चन है, तब तक इसको आप रिवाइज करिए और पिछली वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।